ना, बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। हीर अंदर से बेशर्मी से कहती है, आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम साथ में शावर ले लेंगे। इतना बोलकर हीर जोर जोर से हंसने लगती है। कबीर फ्रस्ट्रेशन में एक लात दरवाजे पर मारता है। वो जानता था हीर को उसके अंदर आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया और रुमाल से अपना मुंह साफ करने लगा। दादी और अव्यांश उन दोनों को हंसते हुए देख रहे थे। अव्यांश हंसते हुए कहता है, पैरट गर्ल का कोई जवाब ही नहीं, वो बेमिसाल है। दादी भी उसकी बात सुनकर हंस देती है और वहां से अपने कमरे में चली जाती है। तभी अव्यांश का फोन रिंग करता है और वो कॉल उठाकर कॉरिडोर से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। लेकिन फोन पर दूसरी तरफ से कुछ ऐसा बोला जाता है जिसे सुनकर अव्यांश के होश उड़ जाते हैं। इधर वॉशरूम में हीर शावर के नीचे आलती पालती मारकर बैठी हुई थी। उसने दोनों हाथ अपने गाल पर रखे हुए थे और वो बड़े ध्यान से कुछ सोच रही थी। तभी कबीर बाहर से दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, शोना बाहर निकलो, अब क्या अंदर ही बैठी रहोगी? हीर तेज आवाज में कहती है, ना, मैं बाहर नहीं आऊंगी, तुम मुझे डांटोगे। ये सुनकर कबीर ने अपना सिर पीट लिया। उसका मन किया कि वो अपना ही सिर दीवार पर फोड़ ले। सच में इस लड़की के सामने द कबीर राठौर भी खुद को लाचार महसूस करता था। ये लड़की शावर के नीचे आलती पालती मारकर इसलिए बैठी थी क्योंकि कबीर उसे डांटेगा। कबीर दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, अब बाहर आओ, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई का नाम सुनकर हीर जल्दी से सिर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तब तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आऊंगी। पहले तुम प्रॉमिस करो तुम मुझे नहीं पढ़ाओगे, मैं खुद पढ़ लूंगी, तुम नहीं पढ़ाओगे। कबीर इस बार गुस्से से उसे वार्न करते हुए कहता है, तुम बाहर आ रही हो कि नहीं? हीर साफ मुंह करते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। कबीर लगभग दरवाजा पीटते हुए कहता है, शोना बाहर निकलो। हीर ने अपनी उंगलियां अपने कान में डाल दी और जोर जोर से कबीर को सुनाने के लिए गाना गाने लगी। जब भी मैं पढ़ने का सोचूं मेरा दिन दीवाना बोले, सोले सोले सोले। कबीर का पारा बिल्कुल हाई हो गया था। सच में उसकी शोना उसके सब्र का अच्छा खासा इम्तिहान ले रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इस लड़की में उसकी जान बसती थी। फिर उसने ड्रॉर से वॉशरूम की चाबी निकाली और वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी अव्यांश भागते हुए उसके रूम में आता है। वो हाँफ रहा था। अव्यांश अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखकर हाँफते हुए कहता है, भाई। कबीर मुड़कर अव्यांश को देखता है और उसके पास आते हुए कहता है, मैनर्स अव्यांश, नॉक कौन करेगा? अव्यांश सीधा खड़ा होकर कबीर को देखते हुए उसके गले से लग गया। कबीर उसकी पीठ पर एक हाथ रखकर कहता है, व्हाट हैपेंड? अव्यांश कबीर से अलग होकर कुछ कहता है जिससे कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन 1 मिनट में बदल जाते हैं। थोड़ी देर बाद हीर को वॉशरूम के अंदर बैठे हुए काफी टाइम बीत चुका था और अब बाहर से कबीर की आवाज आनी भी बंद हो गई थी। हीर खुद से ही कहती है, कबीर कहाँ गया? इतना बोलकर वो खड़ी हो जाती है और बाथरूम पहनकर धीरे से दरवाजा खोलती है। फिर सिर बाहर निकालकर इधर उधर देखती है। वो सिर खुजाते हुए कहती है, कबीर कहाँ गया? यहाँ तो कहीं नहीं है। मुझे क्या, मुझे तो खुश होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। इतना बोलकर हीर चहकते हुए वॉशरूम से बाहर आती है और क्लोसेट की ओर चली जाती है। हीर वहां से एक नी लेंथ फ्रॉक पहनकर बाहर आती है और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने लगती है। बालों को कंघी करने के बाद वो बेड पर कूद जाती है और नाइट स्टैंड से अपना फोन उठा लेती है। रात का वक्त हीर कबीर का नंबर डायल करते हुए कहती है, ये कहाँ गया? मुझे बताकर जाना चाहिए था ना। ये बोलकर वो मुंह बना लेती है। हीर बार बार कबीर का नंबर मिला रही थी लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। हीर गुस्से से फोन बेड पर फेंक देती है और अपने लैप पर कुशन रखकर अपनी कोहनी उस पर टिकाकर मुंह लटका देती है। उसे लग रहा था कि कबीर उससे नाराज होकर गया है। तभी अव्यांश अंदर आते हुए कहता है, हीर। हीर सिर उठाकर अव्यांश को देखती है, फिर वापस सिर झुकाते हुए उदास सी आवाज में कहती है, तो मेरे साथ लड़ने आए हो तो बाद में लड़ लेना, अभी मेरा मूड ऑफ है। अव्यांश हीर के पास आकर कहता है, भाई को मिस कर रही हो? हीर झट से सिर उठाकर कहती है, तुम्हें पता है वो कहाँ गया है? बताओ मुझे वो कहाँ गया है? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ये बोलते हुए हीर अपने लैप से कुशन साइड में फेंककर बेड से कूद जाती है और अव्यांश के सामने खड़ी हो जाती है। अव्यांश हीर के गाल पर हाथ रखकर कहता है, भाई भाई। हीर चिढ़ते हुए कहती है, क्या भाई भाई, आगे भी बोलो ना। अव्यांश गहरी सांस लेकर कहता है,
उन्हें कुछ काम था इसलिए वो बाहर गए हैं। हीर उसे देखकर कहती है, हाँ तो कहाँ बाहर गए हैं बताओ मुझे, मैं भी उनके पास जाती हूँ। इतना बोलकर हीर बेड से अपना फोन उठाने लगती है। तभी अव्यांश कहता है, वो इंडिया से बाहर गए हैं। ये सुनकर हीर का हाथ रुक जाता है। वो सिर घुमाकर हैरानी से अव्यांश को देखते हुए कहती है, इंडिया से बाहर? फिर धीरे से कहती है, और मुझे बताया तक नहीं। ये बोलते हुए हीर की आंखें डबडबा जाती हैं। अव्यांश उसकी नम आंखों में देखकर कहता है, हीर लिसन। हीर अव्यांश को घूरते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तुम्हारा भाई आए तो उसे बोल देना मैं मम्मा के पास गई हूँ। इतना बोलकर हीर वहां से जाने लगती है। तभी अव्यांश उसका हाथ पकड़ लेता है। हीर उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है तो अव्यांश उसे शांत कराते हुए कहता है, हीर भाई आ जाएंगे, उन्हें सच में बहुत जरूरी काम था। हीर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, इतना ही जरूरी काम था तो मुझे बताकर भी जा सकते थे ना। लेकिन नहीं, उसे मेरी फिक्र ही कहाँ है, हमेशा अपने मन की करते हैं, तो मैं भी क्यों सुनूं उसकी। मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे उनकी याद आ रही है। इतना बोलकर वो बच्चों की तरह रोने लगती है। अव्यांश उसे बेड पर बिठाकर उसके पास घुटनों के बल बैठकर कहता है, भाई जब वापस आएंगे तो तुम्हें अपने सामने देखना चाहेंगे, इसलिए प्लीज कहीं मत जाओ, सुबह तक वो आ जाएंगे। हीर सुबकते हुए कहती है, पक्का आ जाएगा ना? ये सुनकर अव्यांश अपना सिर हाँ में हिला देता है। हीर अपने आंसू साफ करती है। तभी अव्यांश उसके दोनों हाथ पकड़कर कहता है, आई एम सॉरी हीर। हीर नजरें उठाकर उसे देखते हुए कहती है, मोटे हाथी तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? अव्यांश हीर को देखकर कहता है, सॉरी उस दिन के लिए जिस दिन मैंने तुम पर हाथ उठाया था। आई एम सॉरी, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। हीर धीरे से कहती है, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। इनफैक्ट तुम सबकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम हुई उन सब की वजह मैं ही हूँ। मुझे माफ कर दो। 18 साल पहले मेरी गलती की वजह से राहुल अंकल को गोली लगी और उसका इल्जाम कबीर के सिर पर लग गया। हीर बोल रही थी कि तभी एक आवाज आती है, क्या? सामने खड़ी दादी हैरानी से हीर को देख रही थी। दादी को देखते ही हीर और अव्यांश की आंखें बड़ी हो जाती हैं। हीर कसकर अव्यांश का हाथ पकड़ लेती है और अपना सिर झुका देती है। दादी के पीछे माया भी खड़ी थी। अव्यांश दादी को देखकर कहता है, दादी मैं आपको समझाता हूँ। तभी दादी अपना हाथ दिखाकर अव्यांश को चुप करवा देती है। फिर अपने कदम हीर की तरफ बढ़ाती है। हीर को अब घबराहट हो रही थी। वो मजबूती से अव्यांश का हाथ पकड़ लेती है। उसे सच बाहर आने का डर नहीं था, उसे डर इस बात का था कि कबीर उसके साथ नहीं है। अव्यांश उसे डरते देखकर कहता है, कुछ नहीं होगा पैरट गर्ल, मैं हूं ना। ये बोलते हुए अव्यांश उसका हाथ पकड़ लेता है। दादी हीर के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है। हीर दादी को देखकर धीरे से कहती है, दादी। तभी वहां चटाक की आवाज गूंज जाती है और हीर का सिर एक तरफ झुक जाता है। अगले दिन सब हॉल में बैठे हुए थे सिवाय अव्यांश और हीर के। तभी बाहर से कुछ तेज आवाज आती है। माया सोफे से खड़े होकर कहती है, ये कैसी आवाज थी? ये बोलकर माया के साथ साथ दादी और यांशी भी बाहर आती हैं। तभी स्टेयर से नीचे उतरते हुए अव्यांश कहता है, भाई आ गए, अब क्या होगा? ये बोलते हुए उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें छलक आती हैं और वो भी अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा देता है। सब बाहर आकर देखते हैं तो सामने गार्डन में चॉपर लैंड हुआ था। तभी चॉपर का गेट खुलता है और आंखों पर ब्लैक शेड्स लगाए कबीर बाहर निकलता है। उसकी शर्ट के खुले 3 बटन में से हीर के नाम का लॉकेट लटक रहा था। उसने ग्रे कलर का ओवरकोट पहना हुआ था जो हवा में उड़ रहा था। कबीर को देखकर दादी की आंखें नम हो जाती हैं। वो धीरे से कहती है, हमारा वीर। ये बोलकर दादी की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है और उनके कदम खुद ब खुद कबीर की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी अचानक उनके कदम रुक जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सदमा लग गया हो। उनके साथ साथ बाकी सबकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। माया आंख मलते हुए सामने देखती है तो 2 गार्ड्स चॉपर में से राहुल को बाहर निकाल रहे थे। उन्हें व्हील चेयर पर बैठाने के बाद कबीर उनके पास जाता है और उनके सामने पंजों के बल बैठकर कहता है, वेलकम बैक डैड। ये बोलकर कबीर उनके हाथ को पकड़ लेता है। दादी की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगती है। वो जल्दी से राहुल के पास आती है। कबीर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। दादी कांपते हाथों से राहुल के चेहरे को छूते हुए कहती है, राहुल, हमारा बेटा, तुम ठीक हो गए? ये बोलते हुए दादी उसके सिर पर हाथ फेरती है। राहुल की नजरें माया को देख रही थी।
वहीं माया उनकी नजरों को खुद पर महसूस करके अपने माथे पर आया पसीना साफ करती है और धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगती है। तभी अव्यांश कहता है, डैड अभी कोमा से बाहर आए हैं दादी, वो हमारी बातें सुन सकते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। ही इज पैरालाइज्ड। ये बोलकर अव्यांश एक गहरी सांस लेता है। उसकी बात सुनकर माया की सांसें जो अटकी हुई थी वो फिर से चलने लगती हैं और उनके पीछे होते कदम भी ठहर जाते हैं। यांशी भी राहुल के पास आती है और उन्हें आंसू भरी आंखों से देखने लगती है। तभी अव्यांश कहता है, कल मुझे पेरिस से कॉल आया था कि डैड को होश आ गया है, इसलिए भाई उन्हें लेने गए थे। अब डैड हमारे साथ रहेंगे। अव्यांश की बात सुनकर दादी ने नम आंखों से कबीर की तरफ देखा और अगले पल दादी कबीर के सीने से लग गई। कबीर एक पल के लिए शॉक्ड रह गया। दादी उसके सीने से लगकर रोने लगी। 18 साल बाद, आज 18 साल बाद दादी कबीर के पास आई थी। कबीर के चेहरे के भाव समझना मुश्किल था कि उसके मन में क्या चल रहा है। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से दादी के बालों में हाथ फेरा और अव्यांश की तरफ देखने लगा। अव्यांश की नजरों ने जैसे ही कबीर की नजरों का सामना किया तो उसकी नजरें अपने आप झुक गई। उसे डर केवल इस बात का था कि अगर कबीर ने हीर के बारे में पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगा। राहुल को लेकर सब अंदर आ गए। कबीर और अव्यांश ने राहुल को रूम में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। उनके लिए एक नर्स भी हायर की गई थी। दादी राहुल का हाथ पकड़कर वहीं बैठ गई। कबीर ने एक नजर उन्हें देखा और वहां से बाहर आकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो अपने रूम की ओर जाते हुए कहता है, जरूर मैडम मुंह फुलाए बैठी होगी। ये बोलते हुए वो अपने रूम का डोर ओपन करके अंदर आता है। फिर अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंकते हुए कहता है, वेयर आर यू शोना? ये बोलकर कबीर क्लोसेट रूम ओपन करके देखता है, लेकिन हीर वहां नहीं थी। हीर कहाँ है और अव्यांश इतना घबराया हुआ क्यों है, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कबीर वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए कहता है, शोना कहाँ हो तुम? ये बोलते हुए कबीर वॉशरूम का डोर ओपन करके देखता है, पर हीर वहां भी नहीं थी। ये देखकर कबीर के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं। वो रूम से बाहर निकलकर नीचे आता है तो देखता है दादी डाइनिंग टेबल के पास खड़े होकर खाना अरेंज करवा रही थी। उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। उन्होंने आज कबीर और राहुल की पसंद का खाना बनवाया था। दादी की नजर कबीर पर जाती है। वो धीरे से कहती है, बीर। उनके मुंह से बीर सुनकर कबीर अपनी एक आईब्रो उठाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो 18 साल से रूठा दादी पोते का रिश्ता एकदम से सही हो रहा है। दादी उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैंने सब तुम्हारी पसंद का बनाया है, आओ। ये बोलकर दादी कबीर को डाइनिंग टेबल के पास लाती है। फिर दादी किसी को आवाज देते हुए कहती है, बहू। कबीर मुड़कर किचन की डोर की तरफ देखता है। उसे लगा शायद हीर किचन में होगी, लेकिन उधर देखते ही उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि किचन से जानवी बाहर आई थी। कबीर अपनी भयानक नजरों से जानवी को घूरता है। जानवी के हाथ में गाजर का हलवा था। दादी उससे कटोरी लेकर कबीर की तरफ बढ़ाकर कहती है, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। कबीर अभी भी जानवी को घूर रहा था। वो एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, मेरी सोना कहाँ है? ये बोलकर कबीर अपनी नजर दादी की तरफ करता है। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी कर्कश आवाज सुनकर एक पल के लिए दादी भी सहम गई, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। ये देखकर कबीर दादी के हाथ से कटोरी लेकर जानवी की तरफ फेंककर चिल्लाते हुए कहता है, I asked where is my सोना? कटोरी जानवी के सिर पर लगकर नीचे गिर जाती है और जानवी के सिर से हल्का सा खून आने लगता है। दादी शॉक्ड होकर अपने मुंह पर हाथ रख देती है। तभी कबीर तेज आवाज में कहता है, अव्यांश। उसकी इतनी तेज आवाज सुन अव्यांश हड़बड़ा जाता है। कबीर सिर घुमाकर उसे घूरते हुए कहता है, हीर कहाँ है? अव्यांश उसके सवाल पर अपनी नजरें झुका देता है। ये देखकर कबीर कसकर अपनी मुट्ठी भींच लेता है। फ्लैशबैक। सच जानने के बाद दादी ने हीर को थप्पड़ मार दिया, जिससे हीर का चेहरा एक तरफ झुक गया। वो अपने गाल पर हाथ रखकर दादी को देखती है। अव्यांश धीरे से कहता है, दादी ये आप क्या कर रही हैं?
तभी दादी हीर की दोनों बाजुओं को पकड़ती है और उसे झिंझोड़ते हुए कहती है, क्या ये सच है मेरे बेटे को गोली तुम्हारी वजह से लगी थी? ये बोलते हुए दादी हीर को घूर रही थी। तभी अव्यांश बीच में कहता है, दादी मैं आपको समझाता हूँ, आप हीर को छोड़ दो। दादी अव्यांश को घूरते हुए कहती है, मैं बात कर रही हूँ ना अव्यांश, मुझे बात करने दो। फिर दादी नजरें हीर की तरफ करके कहती है, बोलो हीर, तुमने क्यों कहा अव्यांश से कि राहुल को तुम्हारी वजह से गोली लगी थी? ये सुनकर हीर से कुछ बोलते ही नहीं बना और उसे चुप देखकर दादी चिल्लाते हुए कहती है, बोलो। ये बोलकर दादी हीर की बाजू झटक देती है, जिससे हीर लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो जाती है। हीर सिर झुकाकर धीरे से कहती है, आई एम सॉरी दादी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हीर सिर उठाकर आंसू भरी आंखों से दादी को देखकर कहती है, उस दिन कबीर ने नहीं, मैंने गोली चलाई थी। ये बोलकर हीर की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। हीर की बात सुनकर दादी के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करें। इस बात के लिए खुश हो कि उनके वीर ने उनके बेटे पर गोली नहीं चलाई, या इस बात के लिए दुखी हो कि उन्होंने कबीर पर विश्वास नहीं किया और उसकी खामोशी को गलत ठहराते हुए उन्होंने कबीर को मेंटल हॉस्पिटल जाने दिया, जबकि वो तो हीर को बचाने के लिए चुप था। ये सोचकर दादी के कदम लड़खड़ा जाते हैं। तभी अव्यांश उन्हें पकड़ लेता है। दादी हकलाते हुए कहती है, तुमने उस दिन, हमारे वीर ने कुछ नहीं किया, फिर भी उसने सब कुछ चुपचाप सहा तुम्हें बचाने के लिए। ये बोलकर दादी लाल आंखों से हीर को घूरती है। उनका गुस्सा अपनी जगह सही था, लेकिन हीर की भी कोई गलती नहीं थी। बच्चों से हुई गलती को तो भगवान भी माफ कर देते हैं। हीर भी उस वक्त एक बच्ची ही थी, जिसे अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं थी। हीर उनकी घूरती नजरों को देखकर अपना सिर झुका देती है। वो जानती थी उसकी गलती को माफ करना इतना आसान नहीं है। हमेशा आग में घी डालने वाली माया आज शांति से चुपचाप एक जगह खड़ी थी। उसके चेहरे पर इस वक्त एक खतरनाक स्माइल थी। वो एकदम से हीर के पास आकर उसकी बाजू पकड़कर कहती है, तुम मुझे पहले दिन से ही ठीक नहीं लगती थी। हमारा कबीर तो भोला निकला, जो तुम्हें बचाने के लिए इतना सब कुछ सहता रहा। जब उसे सजा मिली तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए, और तुम्हारी सजा ये है कि तुम जेल जाओगी। माया की बात सुन अव्यांश और हीर दोनों ही हैरानी से उनको देखते हैं। हीर माया से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, नो प्लीज, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया है। हीर दादी की तरफ देखकर रोते हुए कहती है, दादी प्लीज मुझे कबीर से दूर नहीं जाना। आप जो सजा दोगे मुझे मंजूर है, बस कबीर से दूर नहीं जाना। मुझे आपको मारना है मार लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे कबीर से दूर मत करना। आप ही ने कहा था ना, मैं कबीर को छोड़कर कभी न जाऊं। दादी हीर की बात को बीच में काटते हुए बेहद गुस्से से कहती है, हाँ हाँ हमने कहा था, लेकिन हमें क्या पता था कि जिसे हम कबीर का हम सफर बनते हुए देखना चाहते हैं, उसी ने उसकी जिंदगी में कांटे बोए हैं। हमारा बच्चा पागल नहीं था, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए वो आज दुनिया की नजरों में एक गुनहगार है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा घर टूट गया। उनकी बात सुनकर हीर चुप हो गई। उसे इस वक्त कबीर की याद आ रही थी। उसने नम आंखों से दादी को देखा, फिर माया से अपना हाथ छुड़ाकर दादी के पास आकर धीरे से कहती है, दादी सॉरी। दादी कड़वाहट से कहती है, आपकी सॉरी से सब ठीक हो जाएगा हीर। 18 साल से मैंने अपने पोते से बात नहीं की। क्या आप हमें हमारी जिंदगी के 18 साल वापस दे सकती हैं? कोमा में पड़े हमारे बेटे को ठीक कर सकती हो? बोलो, जवाब दो हमें। कबीर के साथ जो हुआ, क्या तुम उसे सही कर सकती हो हीर खुराना? ये बोलते हुए दादी अपने दांत पीसती है। हीर के पास उनकी बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो अपना सिर झुका देती है। उसे चुप देख दादी कड़वाहट से कहती है, बस हीर हो गया, अब बोलो हम तुम्हें क्यों माफ कर दें? जानती तुम भी हो, जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती थी, हमारे पोते की कोई गलती नहीं थी। हम हैरान थे ये जानकर कि तुम वही लड़की हो जिसे कबीर ने सीढ़ियों से धक्का दिया था। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे तुमने कबीर को अपना लिया, लेकिन आज हमें सब समझ आ गया। आपने कबीर को इसलिए अपनाया ताकि आप अपना गिल्ट कम कर सकें।
ये सुनकर हीर ने अपना सिर ना में हिला दिया। वो सुबकते हुए कहती है, नहीं ये सच नहीं है। मैं कबीर से प्यार करती हूँ। मैंने 18 साल से उसका इंतजार किया, इसलिए मैं आज उसके साथ हूँ। मैंने कभी अपना गिल्ट कम करने के लिए उसके पास नहीं आना चाहा। मुझे उससे प्यार है, इसलिए मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी हूँ। मैं मानती हूँ आप गुस्सा है, लेकिन मेरे प्यार को गिल्ट का नाम मत दीजिए प्लीज। ये बोलते हुए हीर रोने लगती है। अव्यांश लाचारी से हीर को देख रहा था। तभी दादी उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। हीर सिर उठाकर दादी को देखती है। दादी हीर को खींचते हुए रूम से बाहर ले जाने लगती है। हीर रोते हुए दादी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं दादी, प्लीज मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहने दीजिए, मुझे कबीर के साथ रहना है दादी प्लीज। लेकिन दादी की आंखों के सामने तो 18 साल पहले का एक एक पल घूम रहा था। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जो वो हीर के साथ कर रही है उसका अंजाम क्या हो सकता है। जिस कबीर को हीर पर एक खरोंच बर्दाश्त नहीं, वो क्या करेगा जब उसे पता चलेगा उसकी शोना को आधी रात को उसके घर वालों ने बाहर निकाल दिया। दादी ने हीर को घर से बाहर निकाल दिया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। हीर दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, प्लीज ओपन द डोर, मैं कबीर के बिना मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती उसके बिना, प्लीज ऐसा मत करिए। दादी, दादी प्लीज दरवाजा खोलिए। ये बोलते हुए हीर घुटने के बल दरवाजे के पास बैठ जाती है। दादी मुड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी अव्यांश कहता है, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं दादी। भाई को जब पता चलेगा तो सब बिखर जाएगा। आधी रात को आप उसे ऐसे बाहर कैसे निकाल सकती है? भूलिए मत, वो भाई की वाइफ है। तभी माया अव्यांश को घूरते हुए कहती है, और तुम कैसे भूल सकते हो अव्यांश, उसने तुम्हारे डैड पर गोली चलाई है। अव्यांश गुस्से से कहता है, What's wrong with you mom? वो एक बच्ची थी, महज छोटी सी बच्ची, उसे क्या पता था वो गन असली है। ये सुनकर दादी उसे देखते हुए कहती है, ठीक है मान लेते हैं वो बच्ची थी, लेकिन वो आकर हमें सच बता सकती थी ना। उसे बचाने के लिए हमारा कबीर जेल गया, उसे असाइलम तक जाना पड़ा, उसका क्या? अपनी बात बोलकर दादी वहां से चली जाती है और उनके पीछे माया भी चली जाती है। अव्यांश धीरे से कहता है, कैसे बताती वो दादी, उसे कुछ याद ही कहाँ था। ये बोलकर अव्यांश जल्दी से मेन डोर की तरफ बढ़ता है और दरवाजा खोल देता है। फ्लैशबैक एंड्स। ये सुनकर कबीर ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने डाइनिंग टेबल पर बिछा क्लॉथ खींच लिया, जिससे डाइनिंग टेबल का सारा सामान फ्लोर पर गिर गया। कबीर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, अव्यांश हीर कहाँ है? अव्यांश जल्दी से कहता है, मैंने दरवाजा खोला था भाई, लेकिन हीर वहां से चली गई थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। मैंने आरुष को कॉल किया था और उसने कहा कि। इतना बोलकर अव्यांश चुप हो जाता है। कबीर गुस्से में उसकी कॉलर पकड़कर उसे घूरते हुए कहता है, क्या कहा उसने? अव्यांश नजरें झुकाते हुए कहता है, जब मैंने उसे कॉल किया उस वक्त हीर वहां नहीं पहुंची थी, शायद अब वो खुराना हाउस में ही हो। ये सुनकर कबीर ने अव्यांश की कॉलर झटके से छोड़ दी, जिससे अव्यांश लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो गया। कबीर गुस्से से पागल हुए जा रहा था। उसका दिमाग ये सोच सोच कर खराब हो रहा था कि उसके खुद के परिवार वालों ने आधी रात को उसकी शोना को घर से बाहर निकाल दिया। वो लाल आंखों से सबको घूरते हुए खतरनाक आवाज में कहता है, मेरी बीवी को एक खरोच भी आई होगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। ये बोलते हुए कबीर पीछे मुड़ा और कॉफी टेबल से अपनी कार की चाबी उठाकर जाते हुए जोर से टेबल पर लात मारी। टेबल दूर जाकर चकनाचूर हो गई। सब उसकी इस हरकत से घबरा गए। माया मन ही मन कहती है, ये लड़का उस लड़की के पीछे पागल हो गया है। हाँ। ये सोचते हुए माया ने मुंह बना लिया। वहीं दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए कहती है, वीर हमसे अभी भी नाराज है। अव्यांश उनकी बात सुनकर कहता है, नाराज दादी? आपने हीर को आधी रात को बाहर निकाल दिया, आपने एक बार नहीं सोचा वो रात को कहाँ जाएगी? दादी के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो उस वक्त गुस्से में पागल हो गई थी, जो उन्हें हीर के आंसू भी नहीं दिखे। कबीर बाहर आकर कार में बैठ गया। वो सड़क पर फुल स्पीड में कार दौड़ा रहा था। स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत होने के कारण उसके हाथ की नसें साफ दिख रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। फिर उसने एक हाथ से अपना फोन उठाया और आरुष को कॉल किया, लेकिन आरुष ने फोन नहीं उठाया। कबीर ने एक बार फिर उसका नंबर डायल किया। इस बार आरुष कॉल उठाकर कहता है,
अब क्यों कर रहे हो तुम कॉल? ये बोलते हुए आरुष की आवाज में गुस्सा था। हीर कहाँ है? क्या कबीर उसे ढूंढ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।